All right. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मेरी आवाज़ आ रही है साफ और आपको स्लाइड्स भी नज़र आ रहे हैं? जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ भी साफ आ रही है और स्लाइड्स भी नज़र आ रहे हैं? जी सर, आवाज़ भी आ रही है और स्लाइड्स भी नज़र आ रही है। Okay. All right, students. Any questions you have from the previous material? And also हमने last time आपको assignment भी दी। पिछली ट्यूटोरियल में असाइनमेंट के सॉल्यूशन को भी आपको डिस्कस कर किया आपके साथ। तो अब इस तमाम उसमें कि आपके पास असाइनमेंट भी है और आपका प्रीवियस जो स्लाइड्स हैं वो भी है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस जो आपको कोई मटेरियल क्लियर ना हो और आप चाहते हो कि उसको सीखें ताकि आगे जब चले तो कोई प्रॉब्लम ना आए? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके। अच्छा, हमने यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस देख रहे थे और यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस में पहले तो हमने वेक्टर्स इन एन स्पेस को देखा और फिर लीनियर सिस्टम्स जो वेक्टर्स से बनते हैं उन्हें देखा। इसकी आपको असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस भी हैं आपके पास। फिर हमारा एम था क्रॉस प्रोडक्ट विच इज ए थिंग विच वी हैड नॉट कवर्ड अर्लियर। इसको हमें देखना है, लेकिन whenever we learn about the cross product we also have to use our previous knowledge of dot product जो हमने सीखा हुआ है। इसलिए आखिर हम इन दोनों को एक जगह पे ट्रीट करेंगे ताकि इंटीग्रेटेड वे में हम इसके मसाइल को हल कर सकें। उसमें मैंने जब आपको रिव्यू करवाया तो मैंने आपको बताया कि v का मैग्नीट्यूड जो है वो v, हम जो लिखते हैं कि v का मैग्नीट्यूड इज, ये मैंने आपको लास्ट टाइम कराया था। ओके, मैंने आपको बताया था कि ये हम कोई वेक्टर v हो और उसके कंपोनेंट्स v1 v2 vn हो और ये वेक्टर इन आर एन स्पेस हो। एन स्पेस हमने सीखा है वेक्टर के बारे में, तो ये टर्म्स एक ही बात है। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये सारे एक ही मायने रखते हैं। तो आपको अगर किसी एग्जाम प्रॉब्लम में नॉर्म का लफ्ज हो या लेंथ का वर्ड हो या मैग्नीट्यूड का वर्ड हो, इट मीन्स द सेम थिंग। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को लिखने का ये तरीका है। इसके बीच में ये वेक्टर है जिसका आप कह रहे हो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आमतौर पे जैसे मैंने बताया बुक्स वगैरह तो वेक्टर को बोल्ड कर लेते हैं तो वेक्टर होता है। आप लिख रहे हैं और एम्फेसाइज क्लियर कॉन्टेक्स्ट में करना जरूरी है कि आप फिर इस तरह से कहें कि ये वी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड की आप बात कर रहे हो। आप देखेंगे कि कंपोनेंट्स हमने ये वेक्टर को ठीक उसमें लिखा है और कंपोनेंट्स के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो हमने इस तरह लिखे v1 v2 vn। ये मैग्नीट्यूड्स ऑफ कंपोनेंट्स है तो ये हमने थिन उसमें लिख दिए। और ये वेक्टर को अलबत्ता हमने बताने के लिए कि ये these things are components of this vector v। तो ये v वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये टर्म आर एन, ये हमने सब चीजें सीखी। हमने जो यहाँ ये बात कह दी थी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसके कंपोनेंट के स्क्वायर्स लेके उसको रूट करें तो निकल आता है। ये
याद रखने की हद तक भी ठीक है, लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन या रीजन आपकी डॉट प्रोडक्ट से भी हमने निकाली थी कि अगर एक वेक्टर v है और आप उसको मल्टीप्लाई करते हो एक और वेक्टर v से, ये दोनों वेक्टर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कई लिहाज से, वेक्टर v और वेक्टर v, एक तो दोनों के अब v1 v2 v3 हैं, तो ये v1 इंटू v1 से v1 स्क्वायर, ठीक है, इसका v1 और इसका v1, और फिर v2 स्क्वायर दोनों का v2। अब ये डिफरेंट नहीं है, जब डिफरेंट वेक्टर होते हैं तो u1 v1 u2 v2 u3 v3, जब ये एक ही वेक्टर है तो एक तो यहाँ पर ये मामला हो जाएगा, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये ये इस तरह, ये इसके बारे में। अब आप इस चीज को आप देखें, अगर आप किसी और लिहाज से भी देखें तो ये हम कहते हैं, अगर ये दो वेक्टर है, अगर हम इसको कॉस थीटा के एंगल से देखें तो ये होगा ये वाला v का मैग्नीट्यूड पहला, दूसरे v का मैग्नीट्यूड ये वेक्टर लिख दिया, ठीक, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ, अब यहाँ कॉस ऑफ क्या होगा, देखिए दोनों वेक्टर अगर एक ही हैं तो ये पैरेलल है, यानी एक ये वेक्टर है, लेट से दूसरा या इसी जगह इसके ऊपर है या कहीं पर भी है, इनके दरमियान एंगल अगर दोनों वेक्टर v हैं तो इनकी डायरेक्शन एक ही होगी, ठीक है, तो इनके दरमियान एंगल जो है वो जीरो, पैरेलल वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर होंगे या सेम जगह पर होंगे तो इनके दरमियान एंगल इज जीरो, तो हम कहेंगे कॉस ऑफ जीरो, एंड हमें पता है कॉस ऑफ जीरो इज वन, ये चीज वन है, कॉस ऑफ जीरो ये वन है, तो अब हम क्या कहेंगे, v मैग्नीट्यूड का, v वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये वही वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड जो दो दफा है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये सारा v1 स्क्वायर, ये जो सब कुछ ऊपर लिखा है इसके, ये, तो अब हम कह रहे थे, और यहां से आप देखें v विल बी, v मैग्नीट्यूड विल बी दिस, या रूट हो जाएगा, तो ये वाली बात आपके इससे भी रिलेटेड की जा सकती है और समझी जा सकती है, इसमें कॉस ऑफ जीरो की वजह से, जब दो वेक्टर एक ही होंगे एंगल जीरो होगा और ये टर्म गायब हो जाएगी, इसलिए ये स्क्वायर होगा। किसी बेस पर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब है, यूनिट वेक्टर इज आल्सो ए वेक्टर, मैं इसको आमतौर पर ऐसे लिख देता हूँ, जो नॉर्मल वेक्टर है उसको डिवाइड करें अगर उसके मैग्नीट्यूड से तो क्या होगा, वेक्टर वही है जैसे ये बी वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर उसी सिम्त में एक वेक्टर है जिसकी लेंथ वन है, ये हमारा है यू, अगर या यू लिख ले या वी बार लिख ले, जो भी, ये हमारा यूनिट है, ये इसकी लेंथ वन है और इसकी डायरेक्शन वही है, यानी इसके मैग्नीट्यूड को हमने डिवाइड कर दिया है उसके मैग्नीट्यूड ये वाले से, जो टोटल मैग्नीट्यूड है उससे उस वेक्टर को डिवाइड किया तो उसका मैग्नीट्यूड वन हो गया, तो वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। फिर हम इस बात को भी हमने गौर किया कि हम सीख चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू, अभी मैंने वहां भी यूज किया, इज u वेक्टर मैग्नीट्यूड into v vector magnitude into cos of theta, where theta is the angle between them, यानी अगर आपका ये केस है, मैं आमतौर पे पहले u को लिखना चाहूंगा फिर v को, और फिर ये u है, ये वेक्टर u है, और फिर ये वेक्टर v है, और हम कहें u डॉट v और एंगल फ्रॉम u टू v, हालांकि फर्क नहीं पड़ता क्योंकि u डॉट v इज इक्वल टू v डॉट u एंगल वाइज, बट हम एक नॉर्मल प्रैक्टिस आदत डालने के लिए u डॉट v द एंगल फ्रॉम u टू v,
बिकॉज यू डॉट वी इज ऑल्सो इक्वल टू वी डॉट यू, तो हम कह सकते हैं एंगल फ्रॉम वी टू यू ऑल्सो, जैसे यहाँ पर। ओके, तो अगर ये दो वेक्टर ये थीटा है, तो इस इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए क्या क्या वेरिएशंस आएंगी। दिस कॉस थीटा हमें मालूम है कैन रेंज फ्रॉम -1 टू +1। कॉस थीटा की मैक्सिमम रेंज ये होती है। यहाँ जब एंगल 0 होगा, एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 अगर हो, तो कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए ये है, थीटा इक्वल टू 180 के लिए ये वाला केस, ये 180 के लिए ये -1 है। और अगर आप बीच में यहाँ पे एंगल लें, थीटा इज इक्वल टू 90 वाला केस, तो cos थीटा 0 होता है। cos थीटा इज 0। cos थीटा, ये तीनों केसेस हैं, 0 एंगल, 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल। 1 से शुरू होगा, 0 पे जाएगा, -1 तक जाएगा। cos थीटा की ये वेरिएशन होगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप साइन को कंसिडर कर रहे हैं तो फिर तो आपका -1 से +1 तक ये cos थीटा वेरी करेगा, जो कि हम यहाँ ये हम लिख रहे हैं कि u डॉट v में ये है और इसकी वैल्यू -1 से +1 है, तो u डॉट v विल वेरी फ्रॉम ये यहाँ पर जब -1 है, तो माइनस, ये -1 हो गया, माइनस ऑफ दिस वैल्यू से प्लस ऑफ दिस वैल्यू जो कि +1 से है, वेरी करेगा। ये जनरल है, u डॉट v की रेंज भी इसी से तय होगी। लेकिन अगर हम कहें कि हम u डॉट v को एब्सोलूट वैल्यू लेना चाहते हैं, अगर हम एब्सोलूट वैल्यू कंसीडर करना चाहते हैं, यानी साइन को छोड़ते हुए एब्सोलूट वैल्यू क्या है, तो जाहिर है एब्सोलूट वैल्यू 0 से -1 वाली भी 0 से +1 ही शो होगी। जब आप एब्सोलूट वैल्यू रहते हो तो माइनस वैल्यू बिकम्स प्लस। तो एब्सोलूट वैल्यू में आपकी रेंज ये वाली हो जाएगी, खाली ये u डॉट v इज लेस देन एंड इक्वल टू u v मैग्नीट्यूड, सिर्फ ये हो जाएगी। एब्सोलूट वैल्यू अगर आप यहाँ लें, एब्सोलूट वैल्यू वो ये बन जाता है कि u डॉट v की एब्सोलूट वैल्यू लें तो इट इज लेस देन और इक्वल टू u v मैग्नीट्यूड प्लस। इसको ये रूल है आगे जो हमने यहाँ पे अलग से मेंशन किया है, ये कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये इस वजह से है कि हाँ एब्सोलूट वैल्यू लें तो 0 से 1 के दरमियान रहेगा cos थीटा। तो अगर वो 0 से 1 तक होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम 1 होने पर इस वैल्यू पे जाएगी, और cos थीटा जब उससे कम होगा तो उससे छोटी होगी, तो लेस देन और इक्वल टू ये यहाँ से हमने कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी निकाली, ये हो गया। अब इसमें अगर हम ये जो इसका फॉर्मूला था, इससे हम बहुत सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की रोशनी में। एक तरीका, अब हमें u और v का मैग्नीट्यूड लेना भी आता है, u डॉट v भी लेना आता है, और हमें ये पता है कि ये फॉर्मूला है कि cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v। इसमें हम इन वेक्टर्स के बारे में, u और v वेक्टर्स के बारे में एंगल फाइंड कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस, एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब अगर ये u डॉट v
-1 हो जाता है, -1, यानी इस चीज का आंसर इनफैक्ट u डॉट v डिवाइड बाई u इंटू v, अगर ये -1 हो जाता है तो हमारा थीटा 180 होगा, जिसका मतलब है कि u और v वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट है, यानी ये सिचुएशन है। अगर आपका थीटा 180 होगा, थीटा बिकम्स 180, कैलकुलेशन आपने की है उस तरह, u और v थे, एंगल का आंसर 180 आ गया, आपने कहा दे आर इक्वल, दे आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ये अगर इसका आंसर आ जाता है कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है, u और v परपेंडिकुलर है, क्योंकि cos ऑफ 90 इज 0, ये परपेंडिकुलर है u और v। और अगर इनका आंसर 1 आ जाता है, इसका आंसर 1 आ जाता है, तो फिर इसका मतलब है थीटा इज 0, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी u और v आर इन द, जो मैंने पहले बताया, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए अब इनका आंसर 1 आ गया। तो इस तरह इस कैलकुलेशन से हम उन वेक्टर्स के दरमियान, आर दे इन द सेम डायरेक्शन और पैरेलल, आर दे पैरेलल, आर दे परपेंडिकुलर एंड आर दे अपोजिट, ये बात तय कर सकते हैं। इट इज दैट यूजफुल ये एक्सप्रेशन। अब हम एक और मामला इस बात से निकालते हैं, और वो ये है कि ठीक है, हमें u डॉट v तो ये मालूम था कि u डॉट v इज u1 v1 u2 v2 un vn, ये हमें पता है। डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट इस तरह होती है, ये तो हमें पता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इन वेक्टर्स के दरमियान थीटा 0 हो या ये पैरेलल हो, तो फिर ये सिचुएशन हो, अगर u पहला और दूसरा वेक्टर में भी ये सिचुएशन होती है, लेकिन अगर ये दोनों एक ही वेक्टर हो u डॉट u, इसका मतलब है अब तो सेम वेक्टर है, तो इस ये तो पैरेलल है इन द सेम डायरेक्शन, v डॉट v पैरेलल है इन द सेम डायरेक्शन, तो cos ऑफ 0 जो है वो 1 हो जाएगा, तो u मैग्नीट्यूड इंटू 1 अगर हम करें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। इसको हमने पीछे भी सॉल्व किया, तो u डॉट u, यहाँ तो डॉट है, ये वेक्टर है, u वेक्टर डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये बात नहीं है कि हमने कोई सिंपल ये नहीं किया है कि u का एक स्केलर था, उसको एक और u के स्केलर से मल्टीप्लाई किया, दिस इज नॉट मल्टीप्लाई। तो u और u को मल्टीप्लाई किया तो हमने u स्क्वायर लिख दिया। बी केयरफुल, बी केयरफुल, ये बात जब हम लिख रहे हैं तो इसके पीछे ये सारा मैथमेटिक्स आया हुआ है। जब हमने कहा u डॉट u, तो हमने यहाँ लिखा u डॉट u, ये वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स हैं, और फिर इनकी वजह से यहां पर आया u1 u1 u2 v u2 u3 u3, इस वजह से अब ये वाली चीज हमारी ये बन गई, ये u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर विच इज u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप समझ रहे हैं ये बात, कंबाइंड विद दिस, ये जो मैंने यहां बताया, ये देखिए प्रूफ किया कि v डॉट v वेक्टर इज, ये बाकायदा इसकी पूरी रीजन है वेक्टर्स के केस में। इट्स नॉट एज सिंपल एज कि v को v से मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर हो, जस्ट डोंट लुक एट इट इन दिस वे, क्योंकि देन यू विल रन इनटू ट्रबल। दे आर वेक्टर्स, एंड वेक्टर्स में इट्स नॉट द मल्टीप्लाइंग ऑफ द टू नंबर। वेक्टर का हमने देखा है अभी तक जो सारा अलजेब्रा सीखा है, they have their direction and they have a magnitude. Sometimes sum of
magnitude of two vectors are not equal, but the third vector is equal to the sum of the two vectors. तो हमें sum multiply को vectors के context में और scalar के context में अलग अलग समझना जरूरी है. ओके, तो अब हमने अगर इस बात को समझा है कि u वेक्टर डॉट u वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, तो हम कहेंगे यही बात v में भी कह सकते हैं कि v वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय v वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर. अगर हमने ये बात को इन दो फॉर्मूला से समझा है, अब हम एक और बात को भी समझ सकते हैं. हाउ अबाउट सम ऑफ दीज वेक्टर्स, यानी u और v वेक्टर को अगर हम ऐड करें और फिर उस सम का मैग्नीट्यूड लें और फिर उसका स्क्वायर करें. आप समझ रहे हैं? अब हमारे पास एक u वेक्टर है, एक v वेक्टर है जो इसके आगे हमने लिया u वेक्टर, फिर हमने कहा v वेक्टर, फिर हमने कहा इन्हें हम सम कर रहे हैं एज ए वेक्टर, एज ए वेक्टर. तो ये चीज एज ए वेक्टर सम स्केलर नहीं है. u वेक्टर प्लस v वेक्टर हमने एज ए वेक्टर ये सम किया. अब हम कह सकते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ये है और ये बराबर है u प्लस. अब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो u वेक्टर प्लस v वेक्टर, जो भी कुछ ये चीज है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कह रहे हैं. जब हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसकी, ये डायरेक्शन है और ये उसका मैग्नीट्यूड है. ओके, तो अब हम अगर कहें कि इस वेक्टर का u प्लस v वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर काय के बराबर होगा. जिस तरह u वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम u डॉट u लिख सकते हैं और v वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर v डॉट v लिख सकते हैं, इसी तरह हम u वेक्टर प्लस v वेक्टर, ये कोई एक वेक्टर, लेट्स से u वेक्टर प्लस v वेक्टर इज ए से x वेक्टर, u वेक्टर प्लस v वेक्टर, इस पूरे को हम कहें इट्स ए x वेक्टर. सपोज इस वेक्टर का नाम हमने रख दिया x, तो हम ये x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी x डॉट x लिख सकते हैं. जिस तरह ये लिखा है और ये लिखा है, इसी तरह यहाँ भी x वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स, विच मीन्स u प्लस u वेक्टर प्लस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस v वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस v वेक्टर. यानी वही उसी वेक्टर को दो दफा जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो बराबर होता है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर. ये रूल इस्तेमाल किया यहाँ. ओके, ये रूल इस्तेमाल करके हमने ये लिख लिया. ठीक है, अब हम ये डॉट माइंडेड इट्स डॉट प्रोडक्ट एंड माइंडेड ये वेक्टर्स हैं, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है. यहाँ ये वेक्टर्स ही हैं, इन वेक्टर्स की ये डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट, इट्स नॉट मल्टीप्लाइंग नंबर्स, इसे डॉट प्रोडक्ट. ये बहुत एहतियात से हमें समझना है. अगर दो वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान ये डॉट प्रोडक्ट है तो हमें ये डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना आनी चाहिए. और वो क्या है, उसका असूल ये है कि पहला वेक्टर डॉट दूसरा, ये उसकी प्रॉपर्टीज के तहत है, u वेक्टर डॉट u वेक्टर. यानी जैसे हम आम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, डॉट के साथ भी वो रूल इस्तेमाल होता है एज ए वेक्टर. तो u वेक्टर डॉट u वेक्टर, इट्स नॉट मल्टीप्लाई, इट्स ए डॉट. ओके, डॉट. ओके,
ऑलराइट, अच्छा। तो मैं आपसे अब ये बता रहा था कि ये बड़ा एम्फेसाइज मैं इसीलिए कर रहा हूं कि इट्स ए कॉमन प्लेस ऑफ मिस्टेक। वेक्टर्स को ट्रीट करना और डॉट प्रोडक्ट को ट्रीट करना is a very different thing than दो स्केलर्स, एक u स्केलर मल्टीप्लाइड बाय, ये मल्टीप्लाई के लिए भी डॉट का ही दफा इस्तेमाल है, स्केलर u मल्टीप्लाइड बाय स्केलर u is a very different thing than vector u dot product inner product dot product। आप स्केलर की तो डॉट प्रोडक्ट ले भी नहीं सकते, स्केलर की डॉट प्रोडक्ट नहीं होती, प्रोडक्ट हो सकती है, बाज दफा प्रोडक्ट के लिए भी लोग डॉट इस्तेमाल करते हैं, वरना बेहतर है कि हम क्रॉस, खैर क्रॉस भी वेक्टर्स में भी इस्तेमाल होता है, तो आप में भी आप इस तरह कहेंगे ओके यू वैल्यू, दिस इज नॉट बोल्ड एंड दिस इज नॉट वेक्टर, और आपको चलो इस तरह कहो डिस्टिंग्विश करने के लिए यू स्केलर मल्टीप्लाइड बाय यू स्केलर ऐसे लिख दिया, और यू वेक्टर मल्टीप्लाइड का मतलब है डॉट प्रोडक्ट विद यू वेक्टर, और आगे आप सीखोगे वेक्टर्स के दरमियान एक ये डॉट प्रोडक्ट होती है जो आपने सीखी है, एक और चीज है क्रॉस प्रोडक्ट जो हम आइंदा सीखेंगे। तो ये डॉट प्रोडक्ट, ये वाली बात और ये वाली बात में जमीन आसमान का फर्क है। इट इज नॉट कि यू को यू से मल्टीप्लाई किया तो यू स्क्वायर हो, यहाँ ये यू स्क्वायर हो गया, स्केलर के तौर पर यू स्क्वायर हो गया, यहाँ यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर का आंसर आपका वो होगा u1 इंटू u1 प्लस u2 इंटू u2 प्लस u3 इंटू u3। आप देख रहे हैं इसका आंसर है u स्क्वायर, इसका आंसर है u1 इंटू u1 प्लस u2 इंटू u2 प्लस u3 इंटू u3। ये दो बिल्कुल डिफरेंट बातें हैं, और वो जो चीज थी u1 इंटू u1 प्लस u2 वो बराबर है इस u वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि वो ए u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर अंडर रूट हो गया, और ये फिर उसके स्क्वायर के बराबर। इसमें और इसमें आपको क्लियर डिस्टिंक्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू कीप मेकिंग मिस्टेक। अब मैंने इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कहा कि अगर ये वेक्टर है और ये दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, अब हम इन डॉट प्रोडक्ट को जब हैंडल कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं पहला वेक्टर डॉट दूसरा, यहाँ का पहला वेक्टर तो u डॉट u वेक्टर, फिर हम कह रहे हैं u वेक्टर डॉट v वेक्टर, u वेक्टर, मैं दोबारा एम्फेसाइज करूं, डॉट v वेक्टर, इधर हमने लिखा u वेक्टर डॉट v वेक्टर, फिर हमने इसको लिखा v वेक्टर डॉट u वेक्टर। तो क्योंकि u वेक्टर डॉट v वेक्टर, क्योंकि u वेक्टर डॉट v वेक्टर कम्यूटेटिव है, इज इक्वल टू ये रीजन जरूरी है, v वेक्टर इंटू डॉट, सॉरी नॉट डॉट u वेक्टर, ये कम्यूटेटिव है क्योंकि इसलिए आपने u डॉट v और v डॉट u को एक ही उसमें लिख दिया और ट्वाइस ऑफ दिस कह दिया, ये ट्वाइस ऑफ u। अब आखिरी है v वेक्टर डॉट v वेक्टर, वो ये v वेक्टर डॉट v, ये हमने इस डॉट प्रोडक्ट के दो एक्सप्रेशन को ओपन किया है और ये बन गया है, ये अभी भी वेक्टर्स हैं, u और v अभी भी वेक्टर्स हैं, सारे वेक्टर्स हैं, ये u भी वेक्टर है मगर यहाँ उसका मैग्नीट्यूड हमने कह दिया, ये भी v वेक्टर है यहाँ हमने उसका मैग्नीट्यूड कह दिया, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट, ये चीज इस तरह एक्सपेंड हो सकती है। ओके, अब अगर हम इसको कहें इसमें u प्लस की जगह हम u माइनस लिखते हैं, ये तो फिर क्या होगा,
यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। चले इसका कलर ले लेते कोई और, ये कलर। अब हम कह रहे हैं यही एक्सप्रेशन अब विद माइनस लिख रहे हैं एक और, तो वो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये u इंटू यू तो यही रहेगा, u डॉट v, क्योंकि ये माइनस v है तो ये माइनस का हो जाएगा, और फिर v डॉट u भी माइनस का हो जाएगा, तो ये साइन माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेंगे प्लस के, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो अब आपके यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर इधर माइनस करें u वेक्टर माइनस v वेक्टर और फिर ये स्क्वायर लें इस तरह, तो आपका यहाँ माइनस आ जाएगा। तो अब आपके पास एक u प्लस v का है और एक u माइनस v का है, तो अगर आप इन्हें ऐड करेंगे ये u प्लस v वाला और u माइनस v वाला, तो ऐड करने में क्या होगा, एक का ये प्लस होगा 2 और एक माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएंगे, और ये दोनों डबल हो जाएंगे, 2u² 2v²। ठीक है, तो हम यहाँ इसके आंसर में देखेंगे कि ये दोनों ऐड हुए और 2u² प्लस 2v² हो गए, ये ऐड करने में। अब इन्हें जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, माइनस होने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाला माइनस से प्लस होगा, 4uv के बराबर ये हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने में ये है ऐड करने से, ऐड करने से आंसर आया है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे आप उन दो को, सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा 4u.v। बीच वाली टर्म डबल होगी, बाकी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये होगा सब्ट्रैक्ट करने का रिजल्ट, ये होगा ऐड करने का रिजल्ट। तो आप देख रहे हैं कि हमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे। ये कि u प्लस v को हमने ये किया, अभी जो काम किया है, तो जब हमने ऐड किया, ये u प्लस v को एक्सपेंड किया तो ये आया, हमने अभी भी सॉल्व किया है। u माइनस v को एक्सपेंड किया तो ये आया, इन्हें हमने ऐड किया तो ये बना, और इन्हें हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये बना 4uv। ठीक, ये हमने काम किया। इसकी जो मैंने वहां आपको डायग्राम बताई वो यहाँ भी शो की हुई है, u वेक्टर v वेक्टर u v वेक्टर, ये u प्लस v की कैलकुलेशन जो अभी हमने डिटेल से की, फिर u माइनस v की कैलकुलेशन जो हमने अभी डिटेल से की, फिर इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आया वो लिखा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आया वो लिखा। इसमें एक छोटी सी चीज अब हम ऐड करते चलें। अभी हमारा u और v, ये u जो थे दोनों, u और v किसी एंगल पे थे आपस में, ये थीटा एंगल था इनका, और उस पर हम काम कर रहे थे एनी जनरल। लेकिन अगर u और v एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, तो फिर क्या होगा, इन एक्सप्रेशंस में जब आप ये करोगे u वेक्टर प्लस v वेक्टर, तो ये आपके इन एक्सप्रेशंस में ये u वेक्टर, यहाँ ये है u वेक्टर, ये है u वेक्टर प्लस v वेक्टर का। ठीक है, इसके अंदर u वेक्टर स्क्वायर v वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड और 2uv, जब भी आपस में 90 डिग्री पर होंगे u और v 90 डिग्री पे, तो ये वाली चीज 90 डिग्री की वजह से डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी। इसलिए ये जो चीज थी, यानी इसमें जो तीसरी टर्म थी 2u.v, ये u.v वेक्टर, ये चीज में अगर ये 90 डिग्री है, इफ दे आर u एंड v आर एट 90 डिग्री, ये
तो ये चीज जीरो हो जाएगी और फिर सिर्फ ये फॉर्मूला बन जाएगा। उस केस में इनका रिलेशनशिप ये है, और ये रिलेशनशिप हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी कहलाता है कि मैग्नीट्यूड वाइज इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नी ये वेक्टर्स थे, वेक्टर यू वेक्टर वी, ऐड किया तो यू प्लस वी बने। इनमें ये जो वेक्टर सम है इनके मैग्नीट्यूड वाइज इसका स्क्वायर, ये यहाँ स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस वी का, ये पाइथागोरस थ्योरम बन गया, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये देखिए ये सब कुछ इस बेसिक रूल से हमने अखज किया है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, ये यू डॉट वी जीरो, अगर इसको हम ऑर्थोगोनल कहते हैं, अगर ये यूनिट लेंथ के वेक्टर्स हैं ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं, यानी आम वेक्टर्स के लिए ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर जब यू डॉट वी जीरो 90 डिग्री पे हो, और अगर यूनिट वेक्टर्स हो एक दूसरे पे, यानी ये यानी ये अगर u था वेक्टर पूरा और ये v था पूरा वेक्टर, और आपस में ये जब थे तो हम इनको कहते हैं ऑर्थोगोनल है u और v। लेकिन इन्हीं के जो यूनिट वेक्टर हैं इनकी जो ऑर्थोगोनैलिटी है उसको ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं, क्योंकि ये इनका यूनिट लेंथ करके हमने कहा ऑर्थोनॉर्मल, नॉर्मल कर दिया हमने। अच्छा, इसमें ये एक छोटा सा बात भी कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर हैं